हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न विद ईज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू बुक चैप्टर नंबर 1, जो बुक आपको अब प्रोवाइड हो चुकी है ऑनलाइन साइट्स पे। इसका मैं हिंदी मीडियम आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है सामाजिक विज्ञान को समझना। सामाजिक विज्ञान को पढ़ने से पहले हम इसको समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है। सामाजिक विज्ञान का अर्थ: मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। गांवों, कस्बों, शहरों, पड़ोसियों, सहपाठियों, दोस्तों, हम सब क्या हैं? हम सब हमारे आसपास परिवारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ रहते हैं और इन सब मिलकर सामाजिक प्राणी हैं। और मनुष्य समाज में ही रह करके अपनी चीज़ों को सीखता है। हमें सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पानी, पार्क, हर एक चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन सब संसाधनों की ज़रूरत होती है जो हम आपस में शेयर करते हैं। हमारे पड़ोसी कभी हमारी मदद करते हैं, हमारे परिवार जिसमें हम सब मिल के रहते हैं, और सहपाठी और दोस्त जो हमारे स्कूलों में होते हैं, साथ ही दुकानदार जिनसे हम सब्जी और सामान लेके आते हैं। इस तरीके से हमारा समाज बनता है। और सामाजिक विज्ञान मानव समाज संबंधों, संस्थाओं और सामाजिक जीवन व्यवस्थित का एक अध्ययन है। ठीक है। लोग और उनके रिश्ते किस तरीके से हैं? जैसे हमारे परिवार में हम हैं, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, दादाजी हैं, उस तरीके से लोग और उनके रिश्ते समुदाय में भी बनते हैं। जैसे कि समाज के अंदर परिवार होता है, समुदाय होता है, विद्यालय होता है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे साथ जो पढ़ रहे बच्चे होते हैं, साथ ही साथ कार्यस्थल जहाँ आपके पिताजी माताजी काम करने जाते होंगे। समाज के लोग आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। रीति रिवाजों, परंपराओं, त्योहारों, धर्मों, इन सब में भी हमारा समाज एक अलग भूमिका निभाता है। इस तरीके से प्राणियाँ और संस्थाएं जैसे कि सरकार है, कानून है, अदालतें हैं, स्कूल है, इन सब के बिना भी हमारा काम नहीं बनता। बैंक हैं, स्थायी निकास हैं, ये सब हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए ज़रूरी हैं। इस तरीके से सामाजिक विज्ञान केवल राय पर निर्भर नहीं करता। सिर्फ राय नहीं है, यह समाज को समझने का एक तरीका है। प्रश्न, तुलना, तर्क, इन सब का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। साथ ही सामाजिक विज्ञान का महत्व क्या क्या है? सामाजिक विज्ञान हमें क्या क्या चीज़ें सिखाता है? लोगों का एक साथ कैसे रहते हैं, लोग समय के साथ समाज कैसे बदलता जाता है, नियम और संस्थाएं कैसी बनती हैं, कुछ लोग असमानता या भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ता है, साथ ही सरकारी फैसले रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं, या हम जिम्मेदार नागरिक कैसे बन सकते हैं। तो आपके पास ये प्रश्न आ सकता है कि सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके साथ साथ ये सारे पॉइंट्स आपको कीवर्ड फॉर्म में हैं, मतलब एकदम नोट्स की तरह हैं, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का दायरा यानी किस तरीके से फैला हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं कि हम इसके अंदर 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं तो इसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये विषय अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बताता है। तो इस तरीके से हम सब विषयों के बारे में जानेंगे कि किस विषय को किस तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए जानते हैं। एक विषय के रूप में भूगोल। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल क्या बताता है? हमारी पृथ्वी के बारे में बताता है, पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताता है, वो हमसे किस तरीके से जुड़ी है, ये सब चीज़ें बताता है। तो जो मानव जाति का घर है, इसके अंदर हमारी भू आकृतियाँ कैसे, हमारे पास हमारे आसपास महाद्वीप है, महाद्वीप के अंदर कैसे कैसे देशों का विभाजन हो रखा है, साथ ही साथ नदियाँ हैं, जलवायु है, मिट्टी है, जंगल है, और अनेक संसाधन और मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच का संबंध हमें भूगोल से पता चलता है। और भूगोल हमें ऐसे सवालों का जवाब देने में भी मदद करता है, जैसे कि कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा क्यों होती है या कम वर्षा क्यों होती है, और कुछ घनी आबादी वाले क्षेत्र कैसे हैं, जलवायु, मिट्टी कृषि को कैसे प्रभावित करती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम भूगोल में पढ़ते हैं। आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है और उसके पॉइंट्स भी ज़रूरी हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जो सूक्ष्म क्षेत्र हैं में खेती करना भारी वर्षा वाले क्षेत्र में किस तरीके से अलग है। हम इसमें डिफरेंस भी पढ़ते हैं कि अगर एक सूखा क्षेत्र है और जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ऐसा हो सकता है कि सूखे क्षेत्र में कुछ अलग सब्जी उगेंगी और जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ कोई अलग सब्जियाँ उगेंगी, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ अलग अलग जगह पे अलग अलग मानसून के हिसाब से फल, सब्जियाँ और अनाज उगते हैं। इसी के साथ साथ तटीय क्षेत्र मछली पकड़ने और समुद्र व्यापार पर निर्भर हो सकता है। साथ ही साथ पर्वत क्षेत्र जो है वहाँ पे पर्यटन घूमने के लिए और सीढ़ीदार खेती किस तरीके से की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके आगे है जलवायु, मिट्टी, वन, संसाधन, मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच के संबंध। तो भूगोल हमें ऐसे सवालों के जानने के लिए मदद करता है। वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा दी हुई हैं, आप इसको एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं, थोड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा है। इसके बाद आगे है 4th है नंबर पे, एक विषय के रूप में इतिहास। अभी हमने भूगोल के बारे में जाना कि भूगोल किस तरीके से हमारे लिए जब इंपॉर्टेंट है एज अ सब्जेक्ट ऑफ एसएसटी। अब हम जानेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास अतीत का अध्ययन है, यानी जो हम इतिहास जो है हम पुरानी चीज़ों के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम इतिहास के थ्रू पढ़ते हैं। वर्तमान से आज की तुलना में जो इतिहास है, जो पहले का समय है, वो किस तरीके से अलग है, तिथियों के हिसाब से, राजाओं के हिसाब से, युद्ध के हिसाब से, क्या अब राजा वाला सिस्टम चलता है या कुछ और सिस्टम चलता है, ये सब जानना। साथ ही साथ कैसे कैसे चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से चीज़ें बदली,
इन सब परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न कालखंडों के बारे में पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं, आंदोलनों, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, इसके साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम और संस्थाएं विचारों का विकास, ये सब हम इतिहास के थ्रू जानते हैं। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान समाज अचानक अस्तित्व में नहीं आया। उदाहरण के लिए बात करें तो भारत के स्वतंत्र संग्राम का न्याय, समानता, अधिकार, लोकतंत्र, इन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं इतिहास के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। विभिन्न कालों में लोग और उनका जीवन, महत्वपूर्ण घटना, आंदोलन, वही सब चीज़ें। साथ ही इतिहास हमें विविधता का सम्मान करना भी सिखाता है, किस तरीके से विविधता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग एक साथ मिलकर किस तरीके से रह सकते हैं। भारत के अतीत में बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, भाषाएं, धर्म, कला और जीवन शैली, इन सब चीज़ों से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। पांचवा यानी अगला जो है, हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे, एक अनुशासन के रूप में राजनीतिक विज्ञान कि राजनीतिक विज्ञान किस लिए उपयोगी है। अनुशासक रूप में हमें अपना कार्य व्यवस्था किस तरीके से चलानी चाहिए, जैसे हमारे आसपास की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट है, किस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन को निभाया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानना राजनीतिक विज्ञान के को पढ़ना और समझना जरूरी है। राजनीतिक विज्ञान में शासन व्यवस्था, सरकारी संस्थाएं, कानून, अधिकार, कर्तव्य, सामाजिक भागीदारी, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। यह जानना समझने में मदद करता है कि समाज में नियमों की आवश्यकता क्यों होती है, कानून क्यों बनाए जाते हैं, क्यों लागू किए जाते हैं, कैसे राज्य सरकार राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर काम करती है, नागरिक के लिए अधिकार क्या क्या है, क्या नियम है, क्या कर्तव्य है, और लोकतंत्र कैसे काम करता है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में जानना समझना जरूरी है। ये हमारे राजनीतिक विज्ञान के अहम मुद्दे हैं। साथ ही राजनीतिक विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। जब हम सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, परिवहन, अन्य सामाजिक सेवा का उपयोग करते हैं तो हमें किस तरीके से कानून की व्यवस्था का पालन करना चाहिए, किस तरीके से नियम और रूल को मानना चाहिए, ये सब हम इसके अंदर जानते हैं। छात्रों को जागरूक करना, नागरिकता के हिसाब से उनका क्या निर्णय है, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि नागरिक के अधिकार के हिसाब से उन्हें इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए। साथ ही साथ जो अधिकारी और जिम्मेदार हर चीज़ों का, जैसे आजकल होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में, एजुकेशन के बारे में आजकल बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, तो नागरिकों ने इस पर आवाज़ उठाई है, स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई है, तो ये सब राजनीतिक विज्ञान का ही एक हिस्सा है, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र एक अनुशासन के रूप में। अब हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया और अर्थशास्त्र हमारे पास एक नया और एक अच्छा सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र के अंदर बच्चों हम पढ़ते हैं ऐसी बातें जो लोग और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे मानो हम दुकान गए हैं, हमें दुकान में चीज़ें ली हैं, दुकान में चीज़ें कितने दामों में मिल रही हैं, मानो एक जगह वो चीज़ 10 की मिल रही है, दूसरी जगह 12 की मिल रही है, तो आप 10 वाला लेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि दुकान के अंदर कौन सी नई नई चीज़ें आई हैं, इस तरीके से इन चीज़ों का आयात कैसे होता है, निर्यात कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे आती जाती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम अर्थव्यवस्था के थ्रू जानते हैं। और इसके हम क्या क्या पढ़ते हैं, काम और रोजगार, बाजार और कीमतें, आय और व्यय, उत्पादन, वितरण, उपभोग, गरीबी और विकास, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसके जानते हैं, समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बात करूं, परिवार अपनी आय के अनुसार खर्चना की योजना बनाती है। अगर आपके परिवार की मासिक इनकम मतलब 10,000 आपके परिवार में आपके पिताजी कमाते हैं, तो वो उस हिसाब से खर्च करेंगे कितना आपके स्कूल के लिए लगाना है, फीस के लिए लगाना है, ट्यूशन के लिए लगाना है, और कितने पैसे आपके घर खर्च के लिए लगाने हैं, खाने पीने के लिए लगाने हैं, तो उस हिसाब से वो निर्णय लेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे अर्थशास्त्र के अंदर आती है। किसान वर्षा, मिट्टी और बाजार भाव के अनुसार फसलें चुनता है, और दुकानदार लागत के अनुसार किस कीमतों पर अपनी चीज़ों को बेचता है। जरूरी नहीं है कि दुकानदार द्वारा जो चीज़ बेची जा रही है वो चीज़ असली में वही दाम की है, दुकानदार उसको सस्ते दामों पे खरीदता है। मानो आपको 5 रुपये की पेंसिल 5 रुपये में मिल रही है, तो दुकानदार ने उसको 2 रुपये में खरीदा होगा या 3 रुपये में। वो अपनी लागत से थोड़ा बढ़ा के आपको चीज़ें बेचता है ताकि उसका थोड़ा मुनाफा हो सके। तो ये सब हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान और समाज। सामाजिक विज्ञान समाज किस तरीके से जुड़ा है, धर्म, रीति रिवाज, सामाजिक विज्ञान हमें एक समझने में मदद करता है, और साथ साथ विभिन्न भिन्नताओं के बावजूद लोग एक साथ कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में हम सामाजिक विज्ञान में समझते हैं और समाज को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें सामाजिक समस्याओं को पहचानने में मदद मिलती है, जैसे भेदभाव जैसी चीज़ें, पूर्व ग्रहण, असमानता, सामाजिक बहिष्कार, इन सब चीज़ों को समझने में और हमें अपना दिमाग लगाने में क्या सच में ऐसी चीज़ें हैं, इन सबको समझने में हमारे को मदद करता है। ये सामाजिक विज्ञान समावेशिक, समानता, विविधता, एकता को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमारे स्कूल में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं। जैसे मानो आपका फ्रेंड गुजराती है या आपका फ्रेंड राजस्थान से है, आप यूपी से है या बिहार से है, तो आप लोग अलग अलग जगह अलग अलग राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप एक ही जगह आके किस एक मकसद के लिए आए हैं ना, कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। तो यही विविधता में एकता है कि आप अलग अलग जगह के होकर भी एक जगह शिक्षा लेने के लिए आए हैं। ऐसे एक स्कूल विद्यालय में सभी छात्रों का समान अवसर प्रदान करना और समावेशित का अभ्यास कर रहा है। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण किस तरीके से मिला हुआ है। मनुष्य को जल, भूमि, खनिज, ऊर्जा, भोजन, हर चीज़ के लिए निर्भर है मनुष्य, इसके बिना तो उसका काम नहीं चलेगा। तो मानवीय गतिविधियाँ पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है, इन सब चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करती हैं, ये सब हमारा सामाजिक और पर्यावरण एक दूसरे से मेल खाता है। जैसे कि जंगलों की कटाई में निर्माण के लिए ज़मीन तो मिल सकती है, लेकिन इससे मिट्टी का कटाव और वन्यजीव का नुकसान भी हो सकता है।
है ना। साथ ही साथ अगर हम औद्योगिक विकास की बात करें तो रोजगार के अंदर जब हम उद्योग विकास करते हैं तो औद्योगिक विकास तो हुआ लेकिन प्रदूषण भी फैला, है ना। हमने पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया। इस तरीके से जल का अत्यधिक उपयोग खेती कार्य में मदद हो सकता है लेकिन जल संकट भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को लेकर के हमने देखी है, उनमें से कुछ दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा है सामाजिक विज्ञान और शासन। शासन और सामाजिक विज्ञान कैसे मिला हुआ है। जब हम बात करते हैं शासन की तो शासन व्यवस्था में स्कूल, अस्पताल, सड़क, कानून, कार्यालय, कल्याणकारी योजनाएं, सार्वजनिक सेवाएं, ये सब जुड़ी हुई हैं हमारी दैनिक जीवन से। तो जब हम इन सब जगह जाते हैं तो हमें कुछ शासन का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम अस्पताल गए हमें कतार में खड़ा होना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है चीज़ों की दवाई वगैरह लेने के लिए। स्कूल में हमें प्रेयर के लिए जाना पड़ता है, हमें कुछ करने के लिए हमें प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर शासन की ज़रूरत होती है इसके अंदर। तो ये सब समाज और शासन एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ सरकार के फैसले कैसे लिए जाते हैं, नागरिक कैसे भाग ले सकते हैं, लोकतंत्र के चुनाव की सीमा क्या होनी चाहिए, जवाबदेही की ज़रूरत क्यों पड़ती है और जागरूकता क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर सरकार कोई चीज़ कर रही है तो वो जवाबदेही होनी चाहिए, उसको जवाब देना आना चाहिए कि वो चीज़ कर रही है तो उसके पीछे ये कारण है। साथ ही साथ आपको भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो आप पूछेंगे कैसे। तो ये सब चीज़ें समाज और शासन के तरीके से चलती हैं और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी समुदाय को पानी की खराब आपूर्ति का सामना करना पा रहा है तो स्थानीय निकास निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से इस मुद्दे पर उठा सकते हैं कि हमारे जो राज्य में पानी की कमी क्यों है, क्यों खराबी चल रही है, इसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। अपने स्थायी सरपंच से बात कर सकते हैं, अपने या फिर आप अपने मंत्री से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं अपने आसपास के एमएलएस द्वारा। तो आप ऐसी चीज़ें, ऐसे मुद्दों को खड़ा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए शासन जरूरी है। इसी के साथ अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान और अंतर संबंध, तो सामाजिक विज्ञान के विषय आपस में जुड़े हुए हैं। वास्तविक जीवन की समस्या को केवल एक विषय के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। अगर मैं बात करूं किसी शहर में आने वाली बाढ़ का अध्ययन विभिन्न विषयों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि वर्षा, नदियाँ, जल स्तर, भूमि का उपयोग लगता है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ें आपस में संबंध दिखाती हैं। तो मैंने कहा जैसे भूगोल है वो नदियों, आसपास के जीवन के बारे में, भूमि की व्याख्या करता है। इतिहास हमें समय बताता है, शहरों का विकास का उद्गम का तरीका बताता है। अर्थशास्त्र आजीविका, पुनर्निर्माण, लागत, नुकसान की व्याख्या करता है। राजनीतिक हमें आसपास की आपदा प्रबंधन, योजना, सरकार की भूमिका के बारे में बताती हैं। इन सब चीज़ों का एक दूसरे से जुड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं और साथ साथ हम इन सब चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सामाजिक विज्ञान ज्ञान के साथ साथ मूल्यों का विकास करता है। ये मूल्य भारतीय संविधान के आदेश जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व से जुड़े हुए हैं। अगर मैं मुख्य मार्गदर्शन मूल्य निम्नलिखित है की बात करूं तो उसमें विविधता आ जाती है, समावेशितता आ जाती है, स्थिरता और समता आ जाती है। समता और समानता में भी बहुत अंतर है बच्चों। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं आपको इसके बारे में आगे आने वाली टॉपिक बताने वाली हूँ। पहले हम जानते हैं समावेशिता क्या होता है। समावेशिता का अर्थ एक सुनिश्चित करना है कि हर कोई स्वागत महसूस करे, सम्मान महसूस करे, पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो। यानी कि उसे ऐसा न लगे कि वो कोई बाहरी आदमी है या किसी प्रॉब्लम के कारण वो इस चीज़ को नहीं कर सकता। तो सबको समावेशिता प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ बाधाओं को दूर करना, बहिष्कारों को रोकना। एग्जाम्पल के लिए कक्षा में सभी छात्रों को भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। चाहे वो विकलांग बच्चा हो या किसी भी तरीके से, वो अगर बच्चा दिमागी हालत में भी ठीक नहीं है फिर भी उसको भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। सार्वजनिक स्थान सभी के लिए सुलभ होने चाहिए। लोगों को बिना डर या अपमान के बोलना चाहिए। काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। किसी को भी धर्म, जाति, लिंग भेदभाव के आधार पर नहीं करना चाहिए। सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। समावेशिता का संबंध स्थिरता, अवसर की समानता से है। इसके साथ स्थिरता है। स्थिरता का मतलब क्या है? सतत विकास का अर्थ संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसका मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। स्थिरता का मतलब अब हमारे पास चीज़ें तो हैं लेकिन हम उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है कि चीज़ों को ढंग से इस्तेमाल करना ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी यूज़ हो सके और साथ ही साथ हमारे आज के टाइम में भी हमको ढंग से मिल सके। जंगलों की कटाई लापरवाही से करेंगे तो एक दिन सारे जंगल खत्म हो जाएंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेंगी। पानी को बर्बाद करेंगे तो एक दिन पानी की समस्या बढ़ जाएगी, हमें पानी पीने को नहीं मिलेगा। प्रदूषण का नियंत्रण नहीं करेंगे, प्रदूषण फैल जाएगा। ऐसे ही करके बहुत सारे नुकसान हमें हो सकते हैं। उदाहरण में आपको बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और स्थिरता के बारे में जान सकते हैं। इक्विटी, अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो ये होती है समता। समता का अर्थ होता है कि अवसरों का परिणाम में निष्पक्षता, यानी कि सबको, जैसे मैंने इक्वालिटी की बात की, सबको बराबर का हक होना चाहिए। तो समता का मतलब बच्चों होता है कि हर एक लोगों को उनके अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको चीज़ों और ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। जैसे एक बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है, एक थोड़ा मिडिल का है और एक थोड़ा ऊपर व्यक्ति है, तो मिडिल को उसके अकॉर्डिंग ज़रूरत का सामान मिलना चाहिए और उसके बीच का जो है उसको उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए और अमीर को तो उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। इस तरीके से, जैसे कुछ लोग गरीब, विकलांग, भेदभाव, दूरस्थ स्थान, सेवाओं की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो समानता में क्या होता है, इनको इक्वल मदद दी जाती है, लेकिन समता में हर एक चीज़ों का इस्तेमाल उनके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे गरीब छात्रवृत्ति योजना है, गरीबों को छात्रवृत्ति योजना, स्कॉलरशिप तब दी जाएगी जिसको बहुत ज़्यादा नीड है उसकी, जिसको उसकी नीड नहीं है या
या वो उसके काबिल है करने के, तो उसको उतना फोकस नहीं किया जाएगा। और जो गरीब है, जो अपने पैसे नहीं लगा सकता, इतना गरीब इंसान है, तो उसको छात्रवृत्ति की योजना मिलेगी। निःशुल्क पास पुस्तक, दोपहर का भोजन, ये सब चीज़ें हमें स्कूल में मिलती है। साथ ही साथ दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप और सहायक उपकरण, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको मिलनी चाहिए। तो ये हमारी समता थी। ये मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है? ये मूल्य महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज के समझना, जिम्मेदारी, निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं आपके पेपर के थ्रू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने सब चीज़ों को डिटेल में बताया हुआ है। ये हमें निम्न समस्याओं से निपटने में मदद करता है, जैसे कि भेदभाव, असमानता, गरीबी, पर्यावरण क्षति, सेवाओं का असमान पहुँच, छात्रों को जिम्मेदारी, संवेदनशील, सक्रिय नागरिक बनाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ वह छात्रों को जिम्मेदारी, संवेदनशीलता, सक्रिय नागरिक बनाने में मदद करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान को समझना, इस तरीके से सारे पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक जीवन के लिए मार्गदर्शन ढांचे के रूप में संविधान। भारतीय संविधान सार्वजनिक जीवन का केंद्र है। यह निम्नलिखित आदर्श प्रदान करता है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बराबरी या लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज के तरीके का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, यह हमें भेदभाव, अधिकार, कर्तव्य, सरकार की जिम्मेदारी के बारे में सोचने में मदद करता है। साथ ही साथ भारतीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा भावना को भी प्रोत्साहित करता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अफवाह और रूढ़ियों, गलत धाराओं का सवाल उठाना चाहिए और सामाजिक मुद्दों को समझने का साक्ष्य और तर्क का उपयोग करना चाहिए। हमें सिर्फ ये सब बातें पता होंगी तो हम दूसरों की बातों को समझने के सिवा अपने तर्क भी दे सकते हैं, अपनी सोच भी सरकार के आगे प्रकट कर सकते हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से हमारे तरीके से गलत है और इस तरीके को इस तरीके से सुलझाया जा सके। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। ग्राम में राष्ट्र तक शासन, अगर हम बात करें ग्राम स्तर की, तो वहाँ पे स्थानीय स्तर होता है, राज्य स्तर होता है और राष्ट्रीय स्तर होता है। तो इसके अंदर अलग अलग स्तर होते हैं। ठीक है, स्थानीय शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया के लोगों को करीब लाता है। पंचायती राज संस्था, पेयजल, स्वच्छता, सड़कें, ग्राम नियोजन, कैसे व्यवस्था करनी है, इन सब के बारे में पता लगाता है। ठीक है, 63वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज को मजबूत किया, विकेंद्रीकरण तथा सहभागिता को बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ लोकतंत्र केवल चुनावों के बारे में नहीं है, यह भागीदारी, जवाबदेही, सार्वजनिक संस्थाओं के बारे में भी बताता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अतीत और आधुनिक भारत का निर्माण। अतीत और आधुनिक भारत का निर्माण कैसे है? भारत का वर्तमान अपने अतीत के आकारित हुआ है, अपनी वैश्विक शासन से भूमिका, व्यवस्था, शिक्षा, परिवहन, उद्योग, असमानताओं और प्रभावित किया। ठीक है, तो यह हमारा अतीत और आधुनिक भारत का निर्माण है, किस तरीके से हमने चीज़ों को डेवलप किया, पहले चीज़ें कैसी थी, उसमें किस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ, ये सब। स्वतंत्रता संग्राम में भारत का निम्नलिखित विचार दिए गए हैं, जैसे अधिकार, न्याय, समाजवाद, सिटीजनशिप या लोकतांत्रिक शासन। ये सब नए नए शब्द उभर कर आए जब हमने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात किया। क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुई, हमें इन सब के बारे में पता चला, जैसे अधिकार, न्याय, समानता, सिटीजनशिप होनी चाहिए, लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, सब के बारे में पता चला। इतिहास हमें वर्तमान, कानून, संस्थान, समानता, विकास और राष्ट्रीय एकता संबंधित बातों को समझने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे पर्यावरण और आजीविका। आजीविका से पर्यावरण किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत में प्राकृतिक आजीविका को बहुत प्रभावित करती है, जैसे कि अगर हम बात करें मानसून कृषि को प्रभावित करता है। देखो, अगर मानसून के मौसम में किसान सोचते हैं कि बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश नहीं होती तो फिर उनको लगता है कि हमारी फसल अच्छी नहीं जाएगी या हमारी फसल सूख जाएगी, ये सब चीज़ें। इसी के साथ साथ नदियाँ या सिंचाई के परिवहन में सहायता। अगर पर्यावरण अच्छे से नहीं चलेगा तो हमारी आजीविका पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नदियों में सिंचाई, परिवहन की आवश्यकता, मानसून की वजह से कृषि की फसलों को नुकसान हो सकता है, मछलियों को पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, बाढ़, सूखा, वनों की कटाई, प्रदूषण जैसी बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याओं के कारण लोग अलग अलग तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। गरीब समुदाय अक्सर अधिक असुरक्षित होते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन और विकल्प कम होते हैं। इसलिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों को गरीबी, काम, सार्वजनिक नीति और स्थिरता के साथ साथ समझना आवश्यक है। लास्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक जीवन और विकास। आर्थिक जीवन इस बात को प्रभावित करता है कि लोग क्या वहन करते हैं, उन्हें किन अवसरों पर पहुंच प्राप्त हो सकती है। जैसे कि भारत के कई क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे जैसे कृषि, मछली पकड़ना, शिल्पकार, कारखाने, निर्माण, परिवहन, खुदरा और सेवाएं। ये सब काम जो है वो आर्थिक जीवन और हमारे विकास से जुड़े हुए काम है जो लोग करते हैं हमारे आसपास के। ये आपका चैप्टर था और ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। और भी वीडियोस मैं लेके आऊँगी इस चैप्टर से रिलेटेड, आगे के और चैप्टर्स, क्योंकि एसएसटी की नई बुक आई है। तो और वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये बुक अभी नहीं आई है, वीडियोस में नहीं है। साथ ही साथ कमेंट करना, कुछ भी पूछना हो जो आपको समझ ना आया हो, मैं आपको जरूर आंसर दूंगी। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।